नमस्कार, चार बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। चार बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे बजट की, जहां 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री अंतरिम बजट पेश करेंगे। दूसरी खबर में चर्चा करेंगे भोपाल की, जहां लोकसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस जुट गई है। वहीं तीसरी खबर रायपुर से है, जहां पीसीसी चीफ दीपक वैज का बड़ा बयान सामने आया। आपको सुनवाएंगे क्या कुछ कहा है उन्होंने। साथ ही चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे भोपाल की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 5 लाख लड्डुओं से भरे ट्रक को रवाना किया है। क्या है पूरी जानकारी, जानेंगे इन्हीं खबरों में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करने वाली हैं, जिसे फिलहाल अंतिम रूप दिया जा रहा है। बता दें, जिस साल लोकसभा चुनाव होते हैं उस वर्ष 2 बजट आते हैं, अंतरिम बजट और पूर्ण बजट। सामान्यतः अंतरिम बजट में नई सरकार बनने तक की व्यय जरूरतें पूरी करने का उद्देश्य होता है। वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि अंतरिम बजट लेखानुदान होगा। पूर्ण बजट के आगामी जुलाई में आने की संभावना है। अंतरिम बजट में लोक लुभावन योजनाओं को शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वित्त मंत्री कुछ जरूर राहत दे सकते हैं। साल 2019 में अंतरिम बजट में भी किसान सम्मान निधि और आयकर राहत देने के लिए जरूरी प्रावधान किए गए थे, क्योंकि पिछले दिन राज्य में उत्साहजनक चुनावी नतीजों में कल्याणकारी योजनाओं की भूमिका थी। ऐसे में केंद्रीय वित्त मंत्री आमजन के हितार्थ कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक कल्याण की योजनाओं के साथ मध्य वर्ग को राहत देने के साथ छोटे आय करदाताओं के लिए कुछ जरूरी प्रावधान कर सकती है। और आइए इस पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं दिनेश सिंह, राजनीतिक विश्लेषक। जी दिनेश जी, बजट यहाँ पर आने वाला 1 फरवरी को अंतरिम बजट जो है वो पेश होने वाला है। कैसा होगा इस साल का ये बजट? नमस्कार वैशाली जी। देखिए, सबसे पहले देखा जाए तो ये जैसे कि मोदी सरकार जो सेकंड जो कार्यकाल जो है, तो उसका एक तरह से अंतिम साल का ही बजट होगा जी। और इसमें इसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो है मोदी सरकार जो अपने आप से ये चाहेगी कि मतलब कोई ना कोई जो है, मतलब कोई भी जो है वो वर्ग, जैसे कि खासकर जैसे कि देखा जाए किसान और महिलाओं पे ज्यादा फोकस रहने की उम्मीद है। जैसे कि किसान सम्मान निधि जो थी वो वैसे ही मान के चले 8 से 9 हजार रुपए जैसे की जाती है, जैसे आपने पहले बताया। उसके अलावा महिलाओं के लिए भी जहां तक उम्मीद है कि 10 से 12 हजार रुपए शायद कुछ को सम्मान निधि जो है उनके लिए भी आवंटित की जाए। और दूसरा, बजट में जैसे कि पहले जो था 30 के आसपास जैसे कि बजट था, तो उसको थोड़ा बढ़ा करके या उसके समकक्ष या और अन्य जो योजनाएं कुछ ऐसी जैसे कि उद्यमी जो महिला जो है उनके लिए कुछ, जैसे मतलब एंटरप्रेन्योर्स जो है उनके लिए कुछ ना कुछ जैसे कि लाभ हो सके या अन्य इस तरह की योजनाएं होगी जिससे कि मतलब उनका खर्च जो है कम करने में और उनको घर चलाने में आसानी रहे। दूसरा, सोशल सिक्योरिटी जो है उनको मेजर्स को जैसे कि बीमा होगी या अन्य चीजें होगी उस पर ध्यान दिया। तो दूसरा देखिए, एक अहम चीज है कि 31 जनवरी को और इकोनॉमिक सर्वे जो है, मतलब कि हमारा आर्थिक सर्वेक्षण जो है उसको पेश किया जाएगा। उसी के आधार पर मतलब चीजें कुछ और भी रहेंगे, जैसे कि सरकार को तो पहले पता है कि बेटे की क्या क्या थी क्या नहीं ऐसे। तो 31 तारीख को उसमें पेश वो भी किया जाएगा कि हाँ ठीक है, किस प्रकार से ये कौन सी चीज महंगी रहती है, कौन सी सस्ती रहती है। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट जो है तो उनको देखिए कहीं ना कहीं कुछ राहत देने की कोशिश की जाएगी, जैसे कि जैसे हमने पहले देखा कि जैसे कि मतलब दूसरे नंबर पे हम जो है अब इस टाइम पे फोन मैन्युफैक्चरिंग आ चुके हैं। इस प्रकार से और अन्य बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसमें बहुत सारी बढ़ोतरी हुई है। तो इसी प्रकार से दूसरा जैसे कुटीर उद्योग है उनको बढ़ावा देने की चीज होगी, और खासकर उसमें जैसे कि महिलाएं जो है तो उनको प्रोत्साहन देने के लिए, और जैसे इंटरेस्ट फ्री लोन हो गया या अन्य कुछ चीजें होंगी, तो उस तरह की चीज, डेयरी उद्योग जैसे उसमें ज्यादा जोड़ने की चीज, मतलब एक तरह से मान के चले किसान और महिला जो है इनका समावेश जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके करने के लिए कि महिला किसान जो है उनको प्रोत्साहन ज्यादा देने के लिए उनके लिए कुछ ना कुछ रोजगार की गारंटी या लोन की गारंटी या अपने तरीके से जैसे कि और आगे प्रोत्साहन की गारंटी जो है वो दी जाती है। और अन्य बहुत सारी चीजें कुछ होगी, जैसे कि छोटे करदाता जो है, क्योंकि जैसे कि मतलब रीढ़ की हड्डी वही होते हैं एक तरह से, तो उनको कैसे जोड़ करके और कैसे किस तरीके से इंसेंटिवाइज करके कुछ चीजों को उनको आगे कैसे ले जाता है, तो वो भी जोड़ने की कोशिश की जाएगी। इस तरह करके एक तरह से समावेश जो है अंतरिम बजट में यही रहेगा। क्योंकि देखिए अभी जैसे मान के चल रहे हैं कि जैसे कि चुनावी साल है, तो पूरा ये कि मतलब फाइनल बजट जो है वो बाद में जैसे कि जब सरकार का गठन होगा स्पेशली उसके बाद होगा। उससे पहले अंतरिम बजट में एक तरह से जो जरूरी जो चीजें हैं जिससे कोई काम रुके भी ना और जो जनता जो है वो भी महसूस करे कि सरकार ने हमारे लिए किया है। तो ये छठा बजट एक तरह से मतलब निर्मला सीतारमण जी का है और मोदी कार्यकाल का एक तरह से अंतिम मतलब बजट है, मतलब दूसरे उसका सेगमेंट का। तो मान के चले कि कुछ ना कुछ अपनी अच्छी होंगी चीजें, मतलब सोशल सिक्योरिटी, महिला, किसान और अन्य जो वर्ग है, मध्यम वर्ग जो है उनको भी कहीं ना कहीं लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये चीजें हम लोग देखते हैं कि एक तरह से मतलब कि पूरे तक जी दिनेश जी, जैसे कि इस बजट में मध्यम वर्गीय परिवार को कुछ राहत मिलती हुई नजर आएगी।
हाँ बिल्कुल, देखिए क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे महिला और किसान जो हैं, तो एक तरह से मान के मध्यम वर्ग एक तरह से है, दूसरा इसका जैसे शहरी जो हैं, तो जी। शहरी तबके में जैसे मान के चल रहे हैं, जैसे कि अब जैसे अगर ये देखें कि इनकम टैक्स पेयर्स जो हैं, तो ज्यादातर अगर बोले एक तरह से सर्वे के अनुसार मान के चले कि ग्रामीण क्षेत्रों के बजाय जैसे जो शहरी क्षेत्र हैं, तो मध्यम वर्ग जो क्षेत्र जो भी हैं, तो उसके तरीके से करके तो उनके भी लाभ के लिए कुछ ना कुछ ऐसे किया जाएगा जिससे कि वो अपने आप को उपेक्षित महसूस ना करें और उनके लिए ऐसे चीजें हैम्पर ना हो, और कहीं ना कहीं जैसे उनकी चीज जैसे दाल हो गए और मसाले हो गए और जैसे सब्जियों में कहीं ना कहीं जैसे किस तरीके से करके जी। और उत्पादन की जो और जो चीजें हैं, तो उसमें किस तरीके से करके कम करके और उनको कहीं ना कहीं लाभ, और जो किचन का जो है वो एक तरह से मतलब कि उनका अफोर्डेबल किचन बन सके, तो उस पर पूरा ध्यान दिया जाएगा जहां तक मुझे लगता है। जी दिनेश जी, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर की। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब कांग्रेस लोकसभा चुनाव में अपनी पकड़ मजबूत करने और चुनाव में जीत के लिए अभी से ही तैयारी कर रही है। इस बीच चुनाव से पहले कांग्रेस ने एक बड़ा एक्शन लिया है। विधानसभा में पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया गया। पिछले दिनों पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में कांग्रेस नेताओं और हारे हुए प्रत्याशियों ने बागियों की शिकायत की थी। इसके बाद पार्टी अनुशासन समिति की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। 69 भीतरघातियों को पार्टी ने बाहर करने का फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि लगभग 150 शिकायतें आई थी, बाकी लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 10 दिन बाद उनके जवाब आने पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में कांग्रेस नेताओं और प्रत्याशियों ने बागियों की शिकायत की, जिसके बाद अब कांग्रेस ने एक बड़ा एक्शन लिया है। पूरे प्रदेश से 150 शिकायतें लगभग मोटे तौर पे अनुशासन समिति को प्राप्त हुई थी, जिन पे पिछले 3 दिनों में गहन अध्ययन और आपसी चर्चा के बाद तमाम सारे नोट्स बने हैं। निष्कर्ष अभी निकाला नहीं गया है। इतना जरूर हुआ है कि लगभग 79 लोगों को, जो लोग प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़े थे या उन लड़ने वालों की मदद, बागी बोलने उनकी मदद जिन लोगों ने की थी इस चुनाव में, उन 79 लोगों के निष्कासन पे हमने मोहर लगा दी है। बाकी के लोगों को हमने शोकाज नोटिस इशू हम लोग कर रहे हैं। 10 दिन का समय दे रहे हैं जवाब के लिए। यदि शिकायत के आधार पर उनका जवाब नहीं आया तो कड़ी कार्रवाई करेंगे। और आइए इस पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता कृष्णा शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए। जी कृष्णा, जैसे कि यहाँ पर कांग्रेस ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए यहाँ पर लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। दीपक बैच का ये बयान सामने आया, जहां पे उन्होंने लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ पर कितना, यहाँ भीतरघातियों को जो बाहर का रास्ता दिखाया गया, लोकसभा चुनाव को लेकर इस पर कितना असर पड़ सकता है? बिल्कुल, देखिए जो अनुशासन समिति है उसकी बैठक हुई है और बैठक लगातार 3 दिनों से हो रही थी, और जो मध्य प्रदेश में 150 जी लिया गया है कि 79 जो लोग हैं, जो बागी हैं, उन पर कार्रवाई की गई है। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये साफ, कांग्रेस ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अनुशासन ही सबसे बड़ा पैरामीटर रहेगा। यदि कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता चुनाव में बगावत करता है या बीजेपी की मदद करता है, दूसरी पार्टी की मदद करता है, तो पार्टी से उसका निष्कासन का रास्ता साफ रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 150 लोगों में से 79 को निकाला गया है और जो शेष बचे हैं उनको शोकाज नोटिस जारी किया गया है। 10 दिन का टाइम दिया गया है। 10 दिन में यदि वो अपना कारण बताओ नोटिस जमा नहीं करते हैं कि किस कारण से उनकी शिकायत हुई है और अपना पक्ष नहीं रखते हैं, तो उनके खिलाफ भी निर्णय लिया जा सकता है। जी, जैसे कि यहाँ पर भीतरघातियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, इससे क्या लगता है आपको, कांग्रेस अब एक मजबूत पार्टी बनकर सामने आएगी? देखिए, कांग्रेस मजबूत पार्टी है और सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन कहीं ना कहीं भीतरघात की शिकार रहती है। और इस विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला है
कि आपसी कलह के कारण कहीं ना कहीं सिर्फ 66 सीटों पर सिमट के रह गई है। जी। तो अब जो अनुशासन समिति है वो अपना डंडा चला रही है, और जो इस तरह के कृत्य करते हैं और जो विधायक प्रत्याशियों को चुनाव हराने का काम करते हैं, उन्हें पार्टी अब बाहर का रास्ता दिखाने जा रही है। जी कृष्णा, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जो कि हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। इस उत्सव को लेकर विपक्ष पहले भी कई तरह की बयानबाजी कर चुका है। अब इस उत्सव मनाने की तैयारी को कर रहे हैं। आपको बता दें कि पीसीसी चीफ दीपक बैज का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने तय किया है कि 22 जनवरी को कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सभी जिला मुख्यालयों में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। इसी के साथ बैज ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को सर्टिफिकेट बांटने की जरूरत नहीं है। भगवान की आस्था हमारे दिल में, अयोध्या जाना नहीं जाना व्यक्तिगत मामला है। ये लोग अपना राज, देखिए ये तो व्यक्तिगत आस्था का सवाल है। कौन भगवान राम को मानते हैं, कौन भगवान शंकर को मानते हैं, कौन माँ दुर्गा को मानते हैं, कौन कब किस मंदिर जाना है, ये तो व्यक्तिगत आस्था है। कोई भी मंदिर जाते हैं तो कोई किसी को पूछ के नहीं जाता, तो ये व्यक्तिगत आस्था है। जिनको समय हो 22 तारीख जा सकते हैं, जिनको समय हो पहले जा रहे हैं, जिनको समय हो 1 साल बाद जाएंगे। जरूरी थोड़ी है कि एक 22 तारीख की भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया कि 22 तारीख को ही जाना है, ये जरूरी कोई डेडलाइन नहीं है। हमारे पास जिनके पास समय होगा वो कभी भी जा सकते हैं, कभी भी अपना आस्था पूजा पाठ कर सकते हैं। आप अगर देखेंगे पिछले, और आइए ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर संजय शेखर, जो कि छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। जी संजय जी, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, तो फिर इस पर इतनी सियासत क्यों? देखिए, सियासत के अपने राजनीतिक मायने हैं। दोनों ही पार्टियां और जितने भी राजनीतिक दल हैं छत्तीसगढ़ के, वो राम पर सियासत कर रहे हैं, और सबके अपने अपने मायने हैं, क्योंकि सबको वोट बैंक की चिंता है। रही छत्तीसगढ़ की बात, तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमले कर रही है। लगातार राजनीतिक रूप से कांग्रेस पार्टी को कह रही है कि वो राम विरोधी है, क्योंकि रामलला के मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा उत्सव हो रहा है उसमें कांग्रेस के बड़े नेताओं को, सोनिया गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को आमंत्रण था और उन्होंने आमंत्रण ठुकरा दिया है जी। इसके कारण उनकी आलोचना की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बात की जाए, तो कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि सभी जिला मुख्यालय पे उस दिन सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा, राम नाम का जाप किया जाएगा और उत्सव मनाए जाएंगे। राजधानी रायपुर में कौशल्या माता मंदिर है, वहां पर आयोजन किया जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में जो है वो अपने आप को राम के करीब बताने की कोशिश कर रही है। जी संजय जी, जब कांग्रेस की भगवान राम के प्रति इतनी आस्था है, तो आखिर प्राण प्रतिष्ठा जाने में इतनी परेशानी क्यों आ रही है? देखिए, जैसा कि आपने सुना कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि धर्म जो है वो व्यक्तिगत आस्था का मामला है, और व्यक्तिगत आस्था में कौन कब कहाँ जाएगा, कौन से मंदिर में जाएगा नहीं जाएगा, ये व्यक्तिगत फैसला होना चाहिए। इसमें किसी तरीके से हस्तक्षेप, दूसरे लोगों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और वैसे भी 22 तारीख को तो पूरे देश से जो है लोगों को मना किया गया है, वहां पर केवल आमंत्रितों को बुलाया गया है। बाद में पूरे साल जब भी जिस व्यक्ति को जाना होगा वो अपनी आस्था के अनुसार जा सकता है वहां पर, लेकिन अगर कोई नहीं जा रहा है तो धर्म विरोधी है, ये नहीं कहा जाना चाहिए, ऐसा कांग्रेस का कहना है। नहीं, कांग्रेस का तो ये भी कहना है ना कि ये सिर्फ एक बीजेपी का ही सम्मेलन है। कांग्रेस ये भी बोल रही है कि अगर उनको भगवान के प्रति इतनी आस्था है तो फिर पलटवार का दौर भी तो कांग्रेस की तरफ से लगातार देखा जा रहा है। निश्चित तौर पर कांग्रेस की तरफ से जो कांग्रेस नेतृत्व का जो प्रतिक्रिया आई है उसमें कहा गया है कि ये आयोजन जो है वो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का आयोजन है, और इसमें जो है कांग्रेस पार्टी का सम्मिलित होना इसीलिए जरूरी नहीं है। जहां तक मंदिर जाने का प्रश्न है, मंदिर में सब अपनी आस्था अनुसार और अपने समय के अनुसार जा सकते हैं। जी संजय जी, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और अब बात करेंगे चौथी खबर की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में तैयार किए गए 5 लाख लड्डू से भरे 5 ट्रकों को रवाना किया है। इससे पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी कैबिनेट के सहयोगी मंत्रियों के साथ जय श्री राम का जय घोष किया। इसके साथ ही ट्रकों को बाहर निकालने के लिए भगवा झंडा लहराया। ट्रकों को रथ की तरह सजाया गया और भगवान राम की तस्वीरों से सजाया गया। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसे लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी पोस्ट शेयर किए। उन्होंने लिखा है कि मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति हर्षित है। आज हमने भगवा ध्वज दिखाकर लड्डू से भरे ये प्रसाद रथ अयोध्या के लिए रवाना किए हैं। वहीं राम भक्त प्रसादी प्रबंधन समिति ने कहा कि 7 दिनों से लड्डू बन रहे थे और 1 महीने तक लड्डू की गुणवत्ता बनी रहेगी। देश के वरेण्य प्रधानमंत्री जी के प्रति आज पूरा देश कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है कि उनके पुरखों ने हमारे देश के प्रत्येक सनातनी ने जो सपना देखा था, देश के वरेण्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हर एक सनातनी का सपना साकार करने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे, जैसे उनकी अवधारणा थी कि प्रत्येक लड्डू के अलग अलग पैकिंग की जाए, लगभग 50 ग्राम का एक लड्डू हो, और जो हमारी FSSAI से अप्रूव्ड है कि लड्डू की क्वालिटी लगभग 1 महीने तक ऐसे ही बनी रहती है। पूरे भजनों और कीर्तन और राम नाम की धुन के साथ में वहाँ महाकालेश्वर के नारों के साथ में लगभग 6 से 7 दिन तक 24 घंटे टीम ने काम किया है और लगभग 5 लाख जो लड्डू हैं, ऑलमोस्ट 250 क्विंटल के ऊपर लड्डू है, हमारे 5 ट्रकों में जा रहे हैं। प्रत्येक लड्डू की एक सिंगल इंडिविजुअल पैकिंग की गई है और सभी लड्डुओं को बड़े बड़े कार्टन में रख के ये 5 जो ट्रक हैं, प्रत्येक ट्रक में लगभग 1 लाख के ऊपर लड्डू हैं। और आइए ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता सत्यम शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। जी सत्यम, रामनगरी में रामलीला और MP यहाँ पर भगवामयी नजर आ रही है, तो क्या इसके चुनावी समीकरण क्या निकल कर आ रहे हैं? देखिए वैशाली, निश्चित तौर पर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है अयोध्या में। ऐसे में मध्य प्रदेश से उज्जैन के बने लड्डू भेजे जा रहे हैं। 5 लाख लड्डू 5 ट्रकों में भेजे गए हैं, जिसमें मोहन यादव इससे पहले उज्जैन में चिंतामणि जो इकाई को दिया गया था निरीक्षण करने के लिए, उन्होंने इसके साथ खुद भी लड्डू को जो पैकिंग की है उनका निरीक्षण किया है और 5 लाख लड्डू भोपाल से अयोध्या के लिए रवाना किए गए प्रसादी के रूप में। अब देखिए लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर देखिए तो अयोध्या में जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा हो रही, पूरा देश राममय हो गया है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर पर बीजेपी को कहीं न कहीं इसका फायदा जरूर मिलेगा और मध्य प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश और पूरे देश में जहां जहां सनातन धर्म के लोग हैं, राम भगवान को मानने वाले लोग हैं, राम अयोध्या के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी, उनको भी ये संतुष्टि होगी और लोकसभा 2024 में चुनाव में फायदा मिलेगा। इससे पहले जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव है, उन्होंने कांग्रेस पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि ये अभागे हैं जिन्होंने आमंत्रण अस्वीकार किया है। तो निश्चित तौर पर ये जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं अब राजनीतिक रूप भी लेती जा रही है और राजनीतिक के साथ साथ जो कांग्रेस ने आमंत्रण अस्वीकार किया है उसको लेकर कांग्रेस पर लगातार तंज कसे जा रहे हैं। अयोध्या को लेकर दिग्विजय सिंह ने भी कहा था कि उन्होंने अयोध्या का कभी विरोध नहीं किया, लेकिन दिग्विजय सिंह के ऊपर भी यही कहा जा रहा है कि जो कोर्ट में गए वो ये दिग्विजय सिंह कांग्रेस के लोग गए थे, कोर्ट में इतने सालों तक की लड़ाई लड़ी, 600 वर्ष बाद ये समय आया है और इस तरह से आमंत्रण अस्वीकार करना कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं भारी हो सकता है। 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो ऐसे में अभी ये कैसे डैमेज कंट्रोल करेंगे राम में भगवान की जो प्राण प्रतिष्ठा उस पर न जाकर, ये देखने वाली बात होगी। जी सत्यम, जैसे कि यहाँ पर जो 29 सीट है चुनाव के लिए, तो क्या वहां पर कार्यक्रम किए जाएंगे? प्राण प्रतिष्ठा के बाद वहां पर किसी तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन होगा? बिल्कुल, देखिए 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा है उसके बाद वहां भी कई कार्यक्रम किए जाएंगे। यहाँ पर कई प्रदेशों से बीजेपी की सरकारें हैं, वो लोग अपने कार्यकर्ताओं और जनता को जहाँ पे सरकारें हैं वो एयरपोर्ट, रेलवे के माध्यम से, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में स्पेशल ट्रेन जो है वो जा रही है, फ्लाइट के माध्यम से भी रामलला के दर्शन कराने की बात सीएम मोहन यादव भी कर चुके हैं और पर्यटन विभाग, जो सांस्कृतिक विभाग है, धर्मस्व विभाग, उन्होंने भी कहा है कि फ्लाइट के माध्यम से लोगों को दर्शन कराया जाएगा रामलला के और स्पेशल ट्रेन जो है वो चलाई जाएगी। हो सकता है कि 22 जनवरी के बाद स्पेशल ट्रेनों की संख्या भी बढ़ा दी जाए। वहीं देखिए बसों के माध्यम से भी जाएंगे और लगातार कार्यकर्ता 22 जनवरी को हालांकि मना किया गया है कि 22 जनवरी को लोग न पहुंचे, चूंकि वहां बड़ी भीड़ होने वाली है और प्रशासनिक दृष्टि से भी ये सही है कि प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं वो बनानी पड़ती है उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे में मना किया गया कि 22 तारीख को न पहुंचे, जो लोग 22 तारीख के बाद जाएंगे उनको निश्चित तौर पर जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं, बीजेपी अपनी व्यवस्था कर करके, सरकारें व्यवस्था करके, नई ट्रेनें चला करके, नई बसें चला करके और एरोप्लेन
जो हवाई माध्यम है उनसे भी कहीं ना कहीं रामलला के दर्शन कराएंगे। और 2024 में इसका फायदा लोकसभा चुनाव मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही जो है लोकसभा का रास्ता निकलता है। जो माना ये जाता है कि जो उत्तर प्रदेश में जीत जाता है वही लोकसभा की सीट में बैठता, वही उसी की सरकार बनती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वाराणसी से चुनाव लड़े थे, बड़ोदरा से भी लड़े थे। तो देखिए वाराणसी से जीतने के बाद उत्तर प्रदेश से निकल कर आए हैं, और उत्तर प्रदेश की जो पहुंच है वो मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट कर रही थी, वहीं का जो होता है उसी की सरकार बनती है। तो ऐसा मानना है। और मध्य प्रदेश में 25 सीटों में 28 सीटें ऑलरेडी बीजेपी के पास है। हालांकि 28 को मेंटेन करके एक सीट और जो भी कमलनाथ की है उसको भी लेकर के चल रहा है। तो ऐसे में जो दर्शन के लिए जाएंगे कहीं ना कहीं इससे 2024 में लोकसभा चुनाव में जो होंगे उसमें फायदा बीजेपी को ही होने वाला है। जी सत्यम, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और 4 बड़ी खबरों में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ होंगे हाजिर। नमस्कार।